चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने कमीशंस के बारे में बातचीत की थी ना। नीति आयोग, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक यूपीएससी की बात हुई थी, एक एसपीएससी की बात हुई थी और एक वित्त आयोग की बात हुई थी। 3-4 चीज़ें कल पढ़ी थी। आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल वो एसपीएससी के बारे में बातचीत थी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो लोग रिटायर होते हैं उनकी एज कितनी थी? या तो 6 साल या 62 साल। हाँ, कल इसके बारे में था ना कि त्यागपत्र किसको देगा, कौन हटाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। कई पोस्ट ऐसी हैं जिनकी नियुक्ति एक आदमी करता है, त्यागपत्र दूसरे को दिया जाता है। जब कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो अपनी मर्जी से त्यागपत्र देने वाले। जो मर्जी से त्यागपत्र देगा वो उसी को त्यागपत्र देगा जिसने उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया था। इसकी ज्वाइनिंग का लेटर एसपीएससी में किसने दिया था? राज्यपाल। तो अगर अपनी मर्जी से पोस्ट छोड़नी, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे काम नहीं करना, तो अपना इस्तीफा किसके नाम से लिखेगा? राज्यपाल। अगर किसी को हटाना पड़े तो कारण होता है गड़बड़ बड़े लेवल पे करता हो तो राज्यपाल इसकी अर्जी नहीं लेता, ये हटेगा भी नहीं। गड़बड़ करेगा तो ये नोटिस में आएगा राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति अपने आप नहीं हटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति क्या पता किसी ने गलत पट्टी पढ़ा दी हो। तो राष्ट्रपति उसके ऊपर जांच करवाता है। किस कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अगर फाइंड आउट करता है कि किसी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों ने गड़बड़ कर दी, तो फिर ये जांच करा के ये अपनी बातें किसको बता देगा? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। लगाने के टाइम और अपनी मर्जी से त्यागपत्र देने के टाइम आदमी अगर मन से साफ सुथरा है तो वो त्यागपत्र देगा उसी को जिसने कि उसको लगाया। इसका कारण होता है ज्यादातर शारीरिक कोई दिक्कत हो गई, कोई भाई अपंग अपाहिज हो गया, किसी को लगता है 62 साल तक मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, मैं नहीं चाहता। बेटा बातचीत ना करो। जब उसने गड़बड़ कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं उसकी योग्यता पर क्वेश्चन उठेगा, और उस कंडीशन में हटाने की पावर उस डिपार्टमेंट को नहीं जिसने उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस टाइम पर फिर लिखित में है कि राष्ट्रपति हटाएगा, पर जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अकेला राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। ये मैंने कई क्वेश्चंस देखे कल, उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। एक में सिर्फ लिख दिया केवल राष्ट्रपति, एक में लिखा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति। तो पहली प्रेफरेंस में क्या टिक करना है? हाँ, अगर जांच का मुद्दा ना उठाएं तब राष्ट्रपति कहें, लेकिन राष्ट्रपति मन से चाह के नहीं हटा सकता, उसको इस पूरे प्रकरण की जांच करानी पड़ेगी। इसके पीछे लॉजिक होता है कि किसी ने बहुत ही ब्लंडर किया होगा तो हटेगा। नॉर्मल कोई तुम्हारे मेरे जैसा नॉर्मल आदमी तो है नहीं। एसपीएससी जिम्मेदार पोस्ट है, और अगर ये पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट है तो सोचना ही नहीं है, तब तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, राष्ट्रपति ही बनाएगा। यूपीएससी है तो भी राष्ट्रपति बनाएगा, हटाएगा। लेकिन जो स्पेशल किसी राज्य विशेष के हैं उसको बनाते टाइम तो पावर थी राज्यपाल को, लेकिन ब्लंडर कर दिया, हटाने की पावर फिर राज्यपाल की नहीं है। किसकी है ये? राष्ट्रपति की। तो ऐसा सब डिपार्टमेंट्स में है। फिर मैंने नोटिस किया कि ये सिर्फ इसमें नहीं है। अगर तुम किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, मान लो बिजली विभाग का कोई आदमी है, उसने त्यागपत्र दिया, तो वो लिखेगा लेटर उसके नाम जिसने उसको नौकरी देते टाइम जिस ऑफिस से वो लेटर लाया था, वहाँ के हेड को। लेकिन अगर वो गबन में पकड़ा गया, कोई उसने बहुत ब्लंडर कर दिया, तो फिर उसको हटाने की पावर उस रैंक के आदमी को नहीं होती जिसने ज्वाइनिंग लेटर दिया। फिर उस पर केस बनता है, फिर उस केस को देखो कोर्ट में पेशी होती है और सारी चीज़ें। फिर अलग आदमी को पावर दी गई है जो टर्मिनेशन का काम करेगा। सस्पेंड करने की पावर होती है निचले स्तर के आदमी के पास, लेकिन टर्मिनेशन की, और ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस पे ही सारा देश चल रहा है। आईएएस आईपीएस ना हो तो देश चले ही ना। इसीलिए इसको हटाने के लिए राज्यपाल को पावर ना देके किसके हाथ में पकड़ा रखी है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी क्या पता किसी और पार्टी का हो, चिढ़ता हो, इसलिए कह दिया कि जांच भी किससे करवाई जाए? सुप्रीम कोर्ट से। ये कल कमीशन हमने लास्ट पढ़ा था एसपीएससी और इसके बारे में। आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कई बार अब पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे,
से कई बार क्वेश्चन आ जाता है वरीयता क्रम का। 4 पोस्ट देके कहेंगे इनमें सबसे निचले क्रम पे कौन है, तो ये वरीयता क्रम पहले याद नहीं करते थे, लेकिन अब कम से कम 9 तक की वरीयता क्रम याद कर लेनी चाहिए। इसमें आप सबको पहला तो पता ही है, सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद आते हैं राज्यपाल। ये 4 तो सबको पता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और राज्यपाल। राज्यपाल प्रेजेंट वाले, हटे हुए नहीं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट वाला, जो हट गए उनकी पोस्ट पीछे आएगी। ये 4 तो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है जो पहले राष्ट्रपति रहा है, जिसे कहते हैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 5वें नंबर पर आता है। इसमें ना कुछ कैटेगरी बाद में शामिल कर ली गई, तो उनके आगे आपको 5A 7A ऐसे मिल जाएगा। मोटा पूछे तो याद रखना 4 तो मेन आदमी, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद आ जाता है देश की सबसे बड़े न्यायालय का आदमी। वैसे हमने पढ़ा है किसी किसी चीज में ये किसके बराबर होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी एक शपथ दिलवाता है, नियुक्ति तो खैर प्रोसेस है, शपथ दिलवाने का काम। लेकिन अगर सीक्वेंस में इसका नंबर देखो तो पीछे खड़ा है, कहाँ खड़ा है ये 6ठे नंबर पर CJI, 7वें नंबर पर। इसके बाद कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स हैं बड़े बड़े, पीएम तो देखो 3रे नंबर पर है, लेकिन जो बाकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो 7वें नंबर पर आते हैं। और फिर इनके साथ बाद में जो भारत रत्न प्राप्त करता और इस तरह के लोग हैं ना, वो भी 7वें से 9वें के बीच में कहीं कहीं जाके एडजस्ट कर दिए। फिर इसमें कैग भी आ जाएगा, CJI के अलावा जितने अन्य न्यायाधीश हैं सब आ जाएंगे। शुरू के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इनका सीक्वेंस बस 4-5 याद रखने, 9 तक के, 10, 11, 12 कोई नहीं पूछने वाला। ये प्रेजेंट में काम करने वाले हैं, ये हटे हुए हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे पोस्ट नीचे आती रहती है, पावर चाहे बराबर हो। आपके देश में CJI न्यायपालिका का प्रमुख है और ये कार्यपालिका का प्रमुख, दोनों को कहा गया बराबर, लेकिन सीक्वेंस में अगर देखो तो काफी नीचे आ गया। किसकी पोस्ट? फिर यहीं जाके आप देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपनी एडजस्ट करा ली थी 1993 में कि सर हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें भी वरीयता अनुक्रम में कहीं एडजस्ट कर दो। इसके अलावा जो आपके ये कैग था, कैग पढ़ा हुआ है ना हमने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, सारे कागज तैयार करता है लिखत पढ़त के, इन सबको नंबर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को थोड़ा ऊपर नंबर मिला, अदर जजेस को नीचे, पीएम को ऊपर नंबर मिला, कैबिनेट को थोड़ा सा नीचे। सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें तुम हम नॉर्मल लोग भी इसमें आ सकते हैं, उनको मिला होना चाहिए भारत रत्न। सिर्फ एक उपाधि के लोग हैं जो किसी कैटेगरी से कहीं से बिलोंग करते हो, वो वरीयता में आके बराबरी पे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ इसमें। बाकी हम नॉर्मल लोगों की इसमें जगह नहीं है। 4 तो प्रेजेंट में सबसे ऊपर है। फिर ये धीरे धीरे किसी किसी समिति संगठन के हेड, जैसे CJI न्यायपालिका का हेड हो गया, कैग जो हो गया वो लोक, जो ये हमारा पैसा है, लोक धनराशि, इसका संरक्षक हो गया। फिर इस तरह करके 9 तक का सीक्वेंस है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए। 4 देके पूछ लेंगे सबसे ऊपर कौन, तो 9 याद कर लेना। देखो हमने जहां पढ़ा था उसके थोड़ा आगे पीछे ये टॉपिक था, मेरे में पेज नंबर 204-5 के आसपास मिलेगा, तुम्हारे में 203 पर है मेरी बुक में, तो तुम्हारी में 5-10 आगे पीछे होगा। जहां हमने कल खत्म किया था ना उसी के थोड़ा सा आगे है। कल हमने देखो ये आयोग पढ़े थे, इसके आगे 2 आयोग छुड़वा दिए बीच में, निर्वाचन और परिसीमन, इनको करंट से जोड़ के पढ़ेंगे। इनके आगे देखो वरीयता अनुक्रम लिखा है, 30th टॉपिक, 30वां। पहला पॉइंट टिक करना, भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। पहला टिक कर लो, राष्ट्रपति, सबसे पहला नंबर राष्ट्रपति का। सेकंड VPOI, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। तीसरा प्रधानमंत्री। चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, ये करंट की पोजीशन पे बैठे आदमी हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और राज्यपाल। अब इसके नीचे देखो कई में डिवीजन मिलेगा, 5 क मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे पढ़ो। अगला 5वां, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति हट के अगर जिंदा बैठे हैं अभी, तो उनको वरीयता में कौन सा नंबर दिया गया, 5वां। बेशक वो जैसे प्रतिभा पाटिल किस पोजीशन पे अभी, 5वीं वरीयता अनुक्रम में है, वो भी जिंदा हैं, तो ये टिक कर लो, भूतपूर्व राष्ट्रपति।
फिर 5 में क का मतलब क्या समझे, बाद में ऐड किया, ये टिक कर लो। उप प्रधानमंत्री, ये है ही नहीं तो क्या जरूरत थी, लेकिन जब बने तो कहा इनको भी सीक्वेंस में नंबर दो। पीएम की पोजीशन क्या थी, तीसरी, तो इसकी क्या बना दी, पांचवी। पांचवी में बाद में आया तो क लिख दिया, उप प्रधानमंत्री। छठे में देखो सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ सीजेआई लिख लो, अन्य को पीछे रखा गया, अन्य इसके बराबर नहीं रखे। सीजेआई और लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष की पोस्ट बड़ी होती है ना, पीएम के तो नीचे है और उप प्रधानमंत्री के भी नीचे, लेकिन कैबिनेट से ऊपर है। कौन सी पोस्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष। सीजेआई और लोकसभा का अध्यक्ष बराबर हैं, कौन से नंबर पर हैं, छठे पर। सातवें पढ़ो, जितने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, और प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष, यानी आज कहें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये सब आते हैं सातवें नंबर पर। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री जो पहले हट गए और जिंदा हैं, और संसद के विपक्ष के नेता, इसलिए कहा जाता है विपक्ष के नेता की पोजीशन स्ट्रांग है। किसके बराबर होता है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट किसके नीचे थे, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसके नीचे था, पीएम। तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद जो नीचे आते जाएंगे तो फिर इनकी पोस्ट घटती जाएंगी। पहले पीएम था तो अब कौन आएगा, उप प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष, उसके नीचे फिर कैबिनेट। चलो तो ये टिक कर लो, कैबिनेट वाले। कैबिनेट के साथ साथ फिर ये योजना आयोग मतलब नीति आयोग मान लें। अब विपक्ष का नेता, विपक्ष से भी एक आदमी को कौन सा नंबर दिया गया है, सातवां नंबर। तो कैबिनेट बराबर ही तो विपक्ष होता है। सात क का मतलब बाद में आया, टिक कर लो। भारत रत्न सम्मान के धारक, इसका मतलब भारत रत्न प्राप्तकर्ता को किसके बराबरी पर दर्जा दिया गया, कैबिनेट रैंक के मंत्री। बहुत बड़ी बात है। विपक्ष के नेता को भी किसका नंबर दिया गया, कैबिनेट। तो कैबिनेट के बराबर आम आदमी आ सकता है भारत रत्न लेके, विपक्षी आते हैं सत्ता में विपक्ष के पोजीशन पे आके, और अपने आप में कैबिनेट बड़ा रैंक है। कौन से नंबर का, सातवां। तो सातवें के 3 हो गए। कौन कौन है सातवें में, कैबिनेट मंत्री, भारत रत्न और विपक्ष। बाकी तो सारे इनके हैं ही मंत्री। नेक्स्ट पे देखना, 8वां सिर्फ पढ़ लो, टिक मत करना। राजदूत, एम्बेसडर्स वगैरह, हाई कमिश्नर्स। 9वां टिक कर लो, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ये बड़े वाला कहाँ गया था, बड़े वाला गया था लोकसभा अध्यक्ष की बराबरी पर। किस नंबर पर थे, छठे पर। 4 तो प्रेजेंट वाले, 5वां वो पहले जो था भूतपूर्व, छठे के। अब देखो ये 9वें पर आते हैं, तो वो छठे पर बैठा है इनका सीजेआई, बाकी वाले 9 पे बैठे हैं। 9 क का मतलब बाद में। तो सीईसी ने कहा भाई हमें भी ऐड करो, हम भी तो इलेक्शन करवाते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीईसी लिख लो। इसमें सारे नहीं आते, 3 होते हैं ईसी, इलेक्शन कमिश्नर, सिर्फ पहला आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और भारत का कैग, सीएजी, कैग। इसका मतलब 3 बराबर हो गए 9वीं पोजीशन पे। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट के अन्य, कैग और सीईसी। इस सुप्रीम कोर्ट का पहला किस पोजीशन पे बैठा था, वो था 6th पर। उसके साथ कौन था, लोकसभा का अध्यक्ष था। और विपक्ष के नेता किसकी बराबरी पर थे, 7वें, वो कैबिनेट के बराबर थे। और हम में से कौन, भारत रत्न, अगर किसी को मिल गया। ये 9वां इंपॉर्टेंट है। 9वें में एक तो सीईसी है, एक अन्य हो गए और एक कैग। 10वां पढ़ लो, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये सभापति कहाँ गया राज्यसभा का, 2nd नंबर पर, क्योंकि असलियत में वो कौन था, उपराष्ट्रपति। और अध्यक्ष कहाँ गया, अभी तुम पढ़ के आए, लोकसभा का अध्यक्ष सीजेआई के बराबर। किस पोजीशन पर, छठे पर। तो बाकी सब इसमें आ गए। उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य और केंद्र में राज्य मंत्री। ठीक है, तो बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं 4 आदमी। कौन कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, राज्यपाल। इसके बाद जो पहले थे किस पोजीशन पर, भूतपूर्व राष्ट्रपति, किस नंबर पर आते हैं, 5वें। छठे पे 2 ताकतवर आदमी हैं, एक सीजेआई, एक लोकसभा का अध्यक्ष। 7 की कैटेगरी बना दी। 7A में कैबिनेट और सीएम्स आ गए, हर राज्य के सीएम भी है ना। फिर 7वें की अगली कैटेगरी में जो विपक्ष का नेता हो, उनके बराबर हम कैसे आएंगे, भारत रत्न। फिर 8वें में कौन है, हाँ जितने भी ये छोटे लेवल पे। इसके बाद 9वें में कौन कौन है, बड़े बड़े, कैग भी है, इलेक्शन कमिश्नर का चीफ है, वो पीछे वाले नीचे हैं कहीं। और एक कौन था, सुप्रीम कोर्ट के अन्य।
तो सुप्रीम कोर्ट वाला छठे में भी दिखेगा और 9वें में भी दिखेगा, और कैबिनेट कहाँ दिखेंगे? 7वें में। विपक्ष का नेता भी, लोकसभा का अध्यक्ष किसके बराबरी पर है? बराबरी किसकी है? सीजेआई की। और लोग इसके सीजेआई के नीचे वाले किस रैंक पर हैं? 9वें नंबर पर। ये सारे बराबर नहीं है फिर नीचे आके, ठीक है। चलो इनको 2-3 बार जरूर पढ़ लेना, क्या पता 4 आ जाए और पूछे इनमें से सबसे ऊपर कौन है वरीयता अनुक्रम में, तो हमें याद है। बस 9 तक इंपॉर्टेंट है, आगे 1000 थोड़ी ना याद करने हैं। नेक्स्ट पढ़ना, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया। इसलिए देखो हर सरकार भारत रत्न आसानी से देती भी नहीं है। अब कितने साल से भारत रत्न नहीं मिला? 19 के बाद से बंद है ना, 20, 21, 22, अब 23 भी चला गया। तो भारत रत्न किसकी बराबरी पे माना जाता है? कैबिनेट के और विपक्ष के नेता। तो अगर फ्री में बांटने लग गए तो देश के बहुत सारे लोग कहेंगे हम भी इनके बराबर हैं, इसलिए आसानी से मिलता नहीं भारत रत्न। आगे पढ़ना, तो एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसको वरीयता अनुक्रम में जगह दी गई, कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। तुमने नोटिस किया पद्मश्री की लंबी लिस्ट होती है, 100, 108, 107 ऐसे देते हैं, उनकी बराबरी नीचे है, वो किसी के बड़े के बराबर नहीं है। लेकिन भारत रत्न हर साल ब्लैंक रहता है क्योंकि उनकी बराबरी किसके साथ हो जाती है? कैबिनेट के साथ। वरीयता अनुक्रम में स्थान, नोट पढ़ लो, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य कौन होता है? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कितने कमिश्नर हैं तुम्हारे इसमें? 3 हैं। पहले कितने थे? 1। डॉक्टर सुकुमार सेन था ना पहला, फिर तुम्हारा मताधिकार चेंज किया दिसंबर 1988। पहली बार इलेक्शन कब हुए इसके बाद? 89। आम चुनाव थे ये लोकसभा के जिसमें कांग्रेस हारी थी और आपका गैर कांग्रेसी बना था वीपी सिंह, जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई थी। इस टाइम पहली बार किन लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया? जो 18 साल प्लस। तो एकदम से बहुत सारी भीड़ बढ़ गई क्योंकि 3 साल में 1.5 करोड़ लोग थे, इसीलिए कहा गया कि भाई इसके मेंबर बढ़ा दो। 1989 में इसके मेंबर बढ़ाने की बात हुई, लेकिन फिर देश दिक्कत में आ गया 1990s की स्टार्टिंग में, और फिर दिक्कत में आने के कारण कहा ये फालतू की पोस्ट क्यों क्रिएट की है, इसको हटा दो, ये हटा दी। पर जब देश थोड़ा सा ठीक ठाक संभला 1993 राव और आपके ये थे ना बाद में जो आपके सरदार जी संभाल लिया, फिर कहा कि भाई चुनाव बहुत बेसिक चीज़ है, ढंग से करवाएंगे। तब यहाँ जाके टीएन शेषन उस टाइम आपके हेड थे, तो इनके अंडर 2 आदमी और बनाए गए और कहा आपके बाद ये कितने सदस्य चलेगा? 3। तब से 3 सदस्य है। तब शेषन ने कहा कि अगर हमारी इतनी इंपॉर्टेंस है तो वरीयता अनुक्रम में हमें भी कहीं पे एडजस्ट कर दो। तो कहाँ एडजस्ट किए गए थे ये? 9वें नंबर पर, 9th नंबर पर। ये टिक कर लो। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन, पूरा नाम था टीएन शेषन, यहाँ 3 सदस्य इसी ने बनवाया था, इसी आदमी ने, के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 क का मतलब ये बाद में इनके कहने पर की स्थिति प्रदान की है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा मिल गया। ये संशोधन 1993 में किया गया। तो 9 में कौन कौन आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अन्य कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीजेआई किसकी बराबरी पर था? लोकसभा का अध्यक्ष। कैबिनेट के 3 लेवल हैं, कैबिनेट वाले, विपक्ष का नेता और हम में से कोई भारत रत्न प्राप्त करता। ये 3 किस नंबर पर आएंगे? 7वें पर। 9वें पर कौन कौन आएंगे? सीजेआई के अलावा कैग और सीईसी। इनमें से बाद में किसने कह के अपना नंबर? सीईसी ने 1993 में। तब सीईसी कौन था? टीएन शेषन। कितने सदस्य बन गए थे? 3 सदस्य। ठीक है, इसके बाद आ जाओ राजभाषा पर। तुम्हारे किसी स्टेट में, क्या हर स्टेट को ये प्रावधान है कि वो 2 भाषाएं चुन लें? पहली भाषा तो सब लोग वो चुनते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज कौन सी चुन सकते हैं? जो मन करे। क्या ये 8वीं अनुसूची के बाहर की भाषा हो सकती है या नहीं हो सकती? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। इसमें इंग्लिश है, तो क्या कोई स्टेट अपनी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश चुन सकता है? इसका मतलब 8वीं अनुसूची के अलावा भी कोई स्टेट अपनी भाषा अपनी मर्जी से चुन सकता है। इसीलिए आपके एक एरिया में फ्रेंच भी भाषा है, इसीलिए आपके एक एरिया में मीज़ो भी भाषा है। वो लोकल एरिया में जो फेमस होती है ना, उसको चुन सकते हैं, उनको इतनी आज़ादी है। कौन सी अनुसूची में नहीं बांध रखे? वो 8वीं में। तो इसलिए हर स्टेट को अपनी मर्जी से अपनी सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज चुनने का हक है। फर्स्ट लैंग्वेज हर राज्य वही चुनेगा जो
मेजॉरिटी बोलती है, क्योंकि वरना लोग एंटी हो जाएंगे। वैसे भी हम सब जो बनाए गए हैं किस आधार पर बनाए गए हैं? भाई हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो लड़ाई क्या थी कि हमारे बच्चों को पंजाबी क्यों पढ़ा रहे हो, यही बेसिक लड़ाई थी ना हमारी। भाषाई आधार का मतलब हर स्टेट की पहली भाषा वो होगी जो मेजॉरिटी बोलती है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज एक जमाने में हरियाणा ने क्या बना दी थी? तमिल, जबकि यहाँ कोई नहीं बोलता। इसका मतलब सेकेंड लैंग्वेज अपनी मर्जी से डिसाइड की जा सकती है। देखो पढ़ के, राजभाषा आर्टिकल 343 से 351, फिर 352 से क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल किस भाग में है? 18। इसका मतलब ये कौन सा भाग है? 17। तो हमारी भाषाएं भाग 17 में हैं। संविधान के भाग 17 टिक कर लो, 17 आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है हमारी? देवनागरी। हाँ, संघ क्यों लिखते हैं हमें? क्योंकि आर्टिकल 1 में हमारा नाम, इंडिया का नाम, भारत का नाम यही लिखा है, संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे पढ़ो, संविधान के आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955, इसको टिक कर लो, ये पहला भाषा आयोग था। BG खेर या खरे, जगह जगह लिखा मिलेगा, बाल गंगाधर खरे या बाल गंगाधर खेर, ये पहले हेड थे लैंग्वेज कमीशन के। टिक करना, ये इंपॉर्टेंट है। 1955 में श्री BG खरे या बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग। तो पूछेंगे राजभाषा आयोग गठन करने की पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। कौन से भाग में ऐसा लिखा है? भाग 17 आर्टिकल नंबर 343 से 51 के बीच में, 344 में लिखा है। ये पढ़ के देखो। आज सब 56 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया, टिक कर लो। रिपोर्ट आई 56 में। नेक्स्ट पढ़ना, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये तुम जानते हो अच्छी तरह, AB, GH, KK, MM, OP, STT, U, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, हमें 22 याद हैं, ये टिक कर लेना। असमिया बांग्ला तो AB, गुजराती हिंदी GH, KK कन्नड़ कश्मीरी, MM मलयालम मराठी, OP उड़िया पंजाबी, STTU सिंधी। ये सिंधी बीच में आ गई, एक्चुअल में सिंधी बाद में आई थी, रियल में वो तो सा लिखे इसलिए लिख दिए। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनके बाद सिंधी आई थी। कौन से सन में? 1967 में। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। नोट पढ़ लो, 1967 में संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92 में 71वां संविधान संशोधन 3 भाषाएं अणा विदेशी नेपाली को 8वीं भाषा में 8वीं अनुसूची में। 92वां संशोधन 2003 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। इनमें से कितनी नोट पर नहीं हैं जो बाद में आई हैं? इनमें से कितनी नोट पर हैं? नहीं, बाद वालियों में से, जो बाद में ऐड हुई उनमें से 2 है, को और ने। इसका मतलब कितनी नहीं है? 4 पीछे की काटनी है, एक पहली और एक बीच में से। कितनी नहीं है? 6। जो बाद में शामिल हुई उनमें से 6 काटनी है। आगे पढ़ लो, राज्य की भाषा, संविधान के आर्टिकल 345, ये सिर्फ रीड करना है, इसमें से पूछेंगे कुछ नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अधिकार दिया गया कि वो विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में सबका या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सके। तो हर स्टेट में भाषा अपनाना किसकी जिम्मेदारी है? वहां के विधानसभा की। तभी तो सीएम की चलती होगी। ये देखो लिखा नहीं है, विधानमंडल ये डिसाइड करता है। आगे पढ़ना, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए, मतलब काम के लिए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए
उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। इसलिए ज़्यादातर जो ये अपने कोर्ट है, कोर्ट किसके दिए हुए हैं? अंग्रेजों के। अंग्रेज किस भाषा में कहा? अंग्रेजी। इसलिए आज तक भी लगभग कोर्ट्स की भाषा इंग्लिश है। खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मेजर केसेस अंग्रेजी में ही सुने जाते हैं। अगर किसी को है ना कि भैया मैं संविधान की 8वीं अनुसूची में मुझे अपना केस लड़ना है किसी वकील को, तो फिर उसको लिखित में परमिशन लेनी पड़ती है और फिर उसका जज बदला जाता है, जो हिंदी में सारे नियम वियम, क्योंकि उसमें सारे आर्टिकल्स और ये सब इस्तेमाल होंगे। 99% केसेस आप देखना अंग्रेजी में ही प्रेजेंट किए जाते हैं हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी इस्तेमाल ही नहीं होती। हाई कोर्ट में हिंदी इस्तेमाल करनी हो तो परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज हिंदी इस्तेमाल नहीं होती। पढ़ के देखो इसमें क्या कह रहे हैं आगे। तो जो भाषा लिखी थी उस टाइम पे वो अंग्रेजी थी, उसी में चल रहे हैं अभी तक। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने, इसको टिक कर लो, कौन सी भाषा अपनाई? सब राज्यों ने अपनी लोकल भाषा। अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। जैसे हरियाणा ने क्या अंगीकार किया? हरियाणवी तो हम कर नहीं सकते क्योंकि बोली है, तो हमारी भाषा क्या है? हिंदी। पंजाब ने क्या किया? पंजाबी। गुजरात ने गुजराती। सब ने अपनी लोकल लैंग्वेज। जैसे अब अंडरलाइन करना, आंध्र प्रदेश ने, अब ये काम का है पॉइंट, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, तो गुजरात ने हिंदी को भी कर लिया। गोवा ने कोंकणी, इसको अंडरलाइन कर लो। गोवा में कौन सी लैंग्वेज? कोंकणी। इसके अतिरिक्त उसने मराठी और गुजराती को भी कर लिया। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड ने अंग्रेजी, इसको सर्कल में ले लो। ये 3 राज्य अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज मान गए। कौन कौन? मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड। हम सबको पता है ये सब पहले किसका पार्ट थे? सारे के सारे 7 बहनों में से असम का। असम से अरुणाचल कब अलग हुआ? 1987 में एक स्टेट बना, पहले नेफा था ये यूटी के रूप में। नागालैंड अलग हुआ 1963 में, और मेघालय पहले बना उपराज्य 70 में और फिर 72 में बना राज्य। लिखते चलो, ये मेघालय के ऊपर लिख लो 1970/72, पहले उपराज्य बना, सब स्टेट, और फिर बना राज्य 1972 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला, और नागालैंड सबसे पहले कटा था 1963 में। हरियाणा इसके बाद बना था, उसके बाद हिमाचल बना था। ये गुजरात के तुरंत बाद बन गया था। गुजरात कब बना था? 60 में, फिर ये 63 में, फिर हरियाणा 66, फिर 71 में जाके हिमाचल। ये टिक कर लो आगे। तो ये इन तीनों की अंग्रेजी। पुदुचेरी ने फ्रांसीसी। पुदुचेरी ने फ्रांसीसी को क्यों बनाया होगा? क्योंकि पौंडीचेरी बस्ती किसकी थी? फ्रांस की, तो वहां फ्रांसीसी बोलने वाले होंगे। त्रिपुरा ने कोक बोरोक, ये इनकी लोकल लैंग्वेज है, आदिवासी बोलते हैं ये वाली भाषा, इन्होंने इसको अपना लिया। ये टिक कर लो क्योंकि ये लिखी हुई है। त्रिपुरा ने कोक बोरोक, ये जनजाति का नाम है। मिजोरम ने मीजो। मणिपुरी तुम्हारी लैंग्वेज है 8वीं में। क्या मीजो है लैंग्वेज तुम्हारी? नहीं, लेकिन मीजो को अपनी राजकीय भाषा किसने बना लिया? मिजोरम ने। आगे पढ़ना। ध्यान देने की बात है कि राज्यों द्वारा, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। नहीं को डबल टिक कर लो। क्या जितनी लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में वही बनानी है या आप अपनी मर्जी से बना लो? अपनी मर्जी से। तभी फ्रांस वाली बस्ती, कौन सी बस्ती? पुदुचेरी। फ्रेंच तो हमारे यहाँ है ही नहीं 8वीं में, उसने क्या बना ली? फ्रांसीसी। 3 ने अंग्रेजी बना ली। किस किसने? मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड। जबकि अंग्रेजी हमारी 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, तो इससे पता चला कि बाहर की बना लेंगे। एक पॉइंट छोड़ के अगला पढ़ना। उच्चतम और उच्च न्यायालयों, अंडरलाइन कर लो ये, और विधान मंडलों की भाषा संविधान में प्रावधान है। संविधान जब लिखा तो पता है क्या लिखा? कि 8वीं में से कोई सी चल जाएगी। लेकिन आप देखो बड़े सब कोर्ट्स में कौन सी भाषा चलती है? इंग्लिश। और अगर कोई अन्य भाषा आपको प्रेजेंट करनी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि वो जज वहां बैठे जिसको भाषा आती हो तो सुन पाएगा, वरना सुनेगा कैसे? ये टिक कर लो। उच्चतम और उच्च न्यायालयों और विधान मंडलों की भाषा संविधान में प्रावधान किया गया जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए,
तब तक, अंडरलाइन करना इसको, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट्स की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में ही होंगे। तो बहस करते हैं हिंदी में, हाँ ना हिंदी में है, लेकिन जब वो कानून लिखित में आएगा फाइल में तो कौन सी भाषा में आएगा? इंग्लिश में। यानी विधानमंडल की भाषा भी अंग्रेजी है और न्यायपालिका की भाषा भी अंग्रेजी है। नेक्स्ट पढ़ लो नोट। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया, इसको नहीं को टिक कर लो। हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कौवे और वो वाली कहानी आपको बताई थी मैंने। आगे पढ़ना, इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा, डबल टिक कर लो, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कितनी अजीब बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज में हम ऑफिस का कोई काम नहीं करते, हम सारा काम किस में करते हैं? इंग्लिश। शुरू में हमने क्या कहा था कि हम 15 साल में, 1950 में हमारे लीडर्स ने कहा था जब संविधान लागू किया कि अभी काम कर रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन 15 साल में हिंदी को सशक्त बना लेंगे और 65 आते आते इंग्लिश को हटा देंगे, सारा काम हिंदी में करेंगे, सारे कागजी काम, चाहे वो कोर्ट के हो या प्रशासन के। पर 15 साल हिंदी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर 65 में कहा कि हिंदी इतनी सबल नहीं बन पाई और अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी में ही हमारा काम चलेगा। वो अनिश्चित काल अब तक चल रहा है और आने वाले टाइम में वो खत्म नहीं होगा, वो और बढ़ेगा, क्योंकि अब जितने बच्चे जज बनने के लिए पढ़ रहे हैं उनमें से कोई हिंदी नहीं पढ़ रहा, सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये अनिश्चित काल चला गया। किसके बाद से? 1965 के बाद से। फिर कोई भाषा आयोग भी नहीं आया, ज्यादा काम ही नहीं किया। फिर इसके बाद पढ़ के देखो इसमें लास्ट में, तो केवल राजभाषा के रूप में है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ लिख लो 1950 से 65, पहले सिर्फ 15 साल के लिए बनाई थी हमने इंग्लिश, लेकिन 65 में हमने अनिश्चित काल के लिए बना दी इंग्लिश। तो हिंदी का तो नंबर गया अब। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। अब लगातार ना कुछ बच्चे, एक तो नहीं इसमें से मैं कराऊंगी, हरियाणा जीके के बारे में मुझे बात करनी है। तुम में से ओल्ड में से ही बच्चे मेरे ख्याल सीईटी सेकंड पेपर देंगे। कितने लोग दे रहे हैं सीईटी सेकंड? जिनके जुलाई में पेपर है, अच्छी बात है। अब हम सीईटी का सेकंड पेपर को टारगेट करके करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। तुमने हरियाणा जीके बहुत अच्छी पढ़ी होगी तभी तुम्हारा पेपर पास हुआ होगा। अब तुम अपनी हरियाणा जीके को सिर्फ स्पीड से रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा क्लासेस हरियाणा जीके की मत लो, उसमें स्लो चलेगा सिलेबस, लेकिन हरियाणा करंट अफेयर्स। और मुझे ऐसा लग रहा है करंट अफेयर्स ना अब के 2 महीने 3 महीने के ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि पेपर सेट अब होगा। अगर कोई समझदार आदमी करंट अफेयर्स उठाएगा तो वो 3, 4, 5 महीने में से उठाएगा। बाकी हरियाणा की कोई गारंटी नहीं है, कल को तुम कहो मैडम आपने कहा था, ये इतने मूर्ख हैं, 2021 की भी कोई बात पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कायदे से अब 21-22 पढ़ने का टाइम नहीं है। वैसे तुम सबने अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स तब पढ़े थे जब तुमने पेपर दिया था, तब हमने सारी तैयारी की थी। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं छुटपुट घटी हैं, लेकिन जो मेजर हिस्सा है मुझे ऐसा लगता है, एक तो अप्रैल पहले तैयार कर लो और मार्च, इन दोनों को पहले तैयार कर लेंगे। फिर जैसे टाइम मिलेगा और जैसे 4-5 दिन में इनको करके फिर फरवरी और जनवरी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, मजबूत पकड़ प्रेजेंट पे बनी रहेगी। अगर किसी ढंग के समझदार आदमी ने, और ऐसा मुझे लग रहा है इस बार सरकार ना गड़बड़ शायद ना होने दे, क्योंकि जितनी बेइज्जती हो चुकी है उससे ज्यादा और कितनी बेइज्जती कराएंगे, बार बार गलत सेट करना ये बेइज्जती की बात है। और अब सीएम को पता है कि भाई विपक्ष भी थोड़ा सा सड़कों पे है, तो इस चीज का फायदा हो सकता है तुम लोगों को मिल जाए। पेपर ठीक से सेट करे, उसका फायदा ये होगा कि जो पढ़ेगा ढंग से जम के वो निकल जाएगा। तो अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर देते हैं, पहले पीछे की तरफ यहीं से चलते हैं। अप्रैल में क्या कुछ खास हुआ हरियाणा में और मार्च में, क्योंकि कई बड़ी प्रतियोगिताओं में सिर्फ हरियाणा अकेला देश में 14 मेडल जो उठाए थे हमने इस चैंपियनशिप में, सारे हमारे थे। तो उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसी चीजों पर, उनको पढ़ लेंगे पहले। अभी क्या चल रहा है, ये जून ना, तो ये लगा लो अप्रैल, मार्च और मई, इन 3 का टारगेट लेके पहले पढ़ लेंगे। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं आएगा कि बहुत जैसे आउट ऑफ सिलेबस। सरकार इस बार थोड़ा सा ध्यान रखेगी, इमेज बहुत बड़ी चीज होती है, और जो बिल्कुल इनकी पानी में मिल गई, इनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, तो अब उसको सुधारने के लिए पेपर का एक स्टैंडर्ड रखेंगे। और जो ये बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है ना, इनमें बहुत हाथ पैर मत मारना। जैसे किसी का मैसेज आया कि मैम इसमें पॉलिटिकल में बस 3-4 टॉपिक लिखे हैं, प्रियम्बल लिखा है और उसने 1-2 और लिखे, बस यही पढ़ ले। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वो लिखते बस 2 शब्द हैं, लेकिन उसका मतलब होता है सब कुछ पढ़ के आओ। अब वो ये थोड़ी लिखेंगे
वरीयता अनुक्रम याद कराना, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर पॉलिटिकल साइंस आ रहा है तो कोई भी कमीशन आ जाएगा, कोई भी अनुच्छेद आ जाएगा, कोई भी जितने ये अमेंडमेंट्स हुए वो सारे शब्द नहीं लिख सकते, वो तो मोटा मोटा लिखते हैं कि संविधान पढ़ लो, संविधान के तो पार्ट हैं सारे। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि प्रियम्बल वो पेज पढ़ गए हम भारत के लोग इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो पूरा पढ़ना है। तो सारा पॉलिटिक्स पढ़ना है, सारी हिस्ट्री, सारा फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, सारा बायो, रिवीजन कर लो फटाफट से। और अब करंट अफेयर्स में मंडे को कोशिश करती हूँ 2 से 3 में ना इस बुक के अलावा करंट अफेयर्स पहले करा दूँ जो हरियाणा के हैं। उससे थोड़ी सी ये होगा कि हाँ अगर क्वेश्चन आ गया तो टिक मार्क कर देंगे, बाकी बहुत पागल होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बाकी भीड़ से अच्छे हो तभी तुम सीईटी में ठीक जगह आ गए हो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो वो छन के और ऊपर आ जाओगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ज्यादा प्रेशर में आके जितना हम कर सकते हैं उतना भी ना करें, नॉर्मल स्पीड से पढ़ते जाओ, बस इतना कर लो कि रिवाइज ज्यादा करें, बहुत नया नया मत पढ़ना। तुम्हारी सुनील सर किस चीज की क्लास बता रहे थे, वो रूरल मार्केटिंग, उसमें कुछ ये क्लॉज वगैरह भी कराते हैं क्या कराते हैं उसमें? जैसे एक तो होते हैं भाई डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं मार्केटिंग, ऐसे नहीं करा रहे ना, वो पढ़ना भी मत। अब तुम उठा के पूरी रूरल मार्केटिंग का तो एक अलग से कोर्स है। अब ये सरकार का तो जाता क्या, लिख दिए 2 शब्द रूरल मार्केटिंग, इनको ये अकल थोड़ी ना कि रूरल मार्केटिंग बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, आज तक कभी हमने एज सब्जेक्ट देखी नहीं है। तो जो भी पढ़ाएं बहुत नॉर्मल पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स ना तो अब इस टाइम पे याद होने और ना ही कोई तुक बनता। एक बार याद है पीछे इन बेवकूफों ने पेपर ऐसा सेट किया था, वो जानवरों के क्वेश्चन आ गए थे सारे, है ना, हाँ वो वेटरिनरी की किताब उठा के मूर्खों ने, और सारी ऐसे ही एक बार इन्होंने खेती पे किया था, पता नहीं कौन कौन सी प्रजातियां पूछ ली, बैंगन की कोई प्रजाति और भुट्टे की कोई प्रजाति, कौन याद करता है वो। लेकिन ऐसा करने के बाद दोबारा नहीं किया ना ऐसा, तो इसलिए अब ये ना हो कि तुम मार्केटिंग में पागलों की तरह पढ़ो, बेसिक समझ अपनी डेवलप कर लेना कि भैया मार्केटिंग काम कैसे करती है। विपणन ही तो होता है मार्केटिंग, व्यापार को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक करा दूं, ये वाला ये क्या है, ये एम्बलम वगैरह, चलो नहीं कराती। मुझे बताओ हरे रंग का एम्बलम किस पे लगता है? एम्बलम के 3 रंग है ना, तो हरा किस पे इस्तेमाल होता है? कहीं वो शेर हरे हो जाते हैं, कहीं लाल हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं वो हरे लाल? ये हरे लाल कहाँ होते हैं, पढ़ लो, ये जरूरी है। कुछ नहीं है, आधा पेज है, कुछ भी नहीं है बेटा, क्या पता कहाँ एक नंबर खिंच जाए। देखो पेज नंबर मेरे में 206 पे है, जहां कल तुमने ये पढ़ा था ना कश्मीर वाला टॉपिक, कश्मीर देखो कहाँ खत्म था, उसके आगे टॉपिक है ये। छोटी छोटी बातें सारी आती हैं, बस तुम्हें नीला लाल नहीं पता है ना, बाकी सारी आती हैं। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कब लिखा गया? 1919 में। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा? टैगोर ने अपने हिंदी वाले को, जो अपना ये था ना संस्कृत और बांग्ला वाला, इसी को इंग्लिश में लिख दिया था। कौन से सन में? 1919 में। अब वो जानबूझ के पूछेंगे ही नहीं कि जनगण मन कब लिखा, वो कहेंगे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कब लिखा, तो उसी का तो अंग्रेजी वर्जन था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलो पेज नंबर 206 पे आ जाओ, बिल्कुल नीचे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, 5 मिनट का टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। पहला क्या लिखा है? राष्ट्रीय प्रतीक। पीछे इस पे मोदी जी को कई लोगों ने चैलेंज किया कि भाई आपने तो प्रतीक ही बदल दिया। कितने शेर वाला ये? 4। मोदी जी ने उसके भयंकर से चेहरे बनवा दिए ना, कि थोड़ा ऐसे एग्रेसिव मोड वाले। वो बेचारे थे शांत शेर, जैसे पेट भरे बैठे हैं, और ये हैं जैसे कि इनको भूख लगी और अभी खाएंगे, इस टाइप के। इनके ऊपर कई बार लोगों ने वो भी बनाए मजाक भी। राष्ट्रीय प्रतीक देखो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का, सारनाथ मतलब कौन सा इलाका? यूपी का, आज का यूपी। अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाई थी, क्योंकि हम क्या बने थे? गणतंत्र। प्रतीक के नीचे मुंडक उपनिषद का वाक्य सब जानते हैं, सत्यमेव जयते। लिपि क्या है? देवनागरी। शासकीय काम, जब प्रशासन के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग होते हैं। टिक कर लो, नीला, इसको मंत्री इस्तेमाल करते हैं। तो जितने मंत्री हैं आपके, वो जब 4 शेर होंगे तो किस रंग में मिलेगा उसका बैक आपको? नीला। ये टिक कर लो, नीला मंत्री। लाल टिक करना, राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी। तुम्हें कारपेट याद है? हरा कारपेट कहाँ बिछा है? लोकसभा में, और लाल कारपेट राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के हैं ना, जो ये अधिकारी, ये राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी, ये लाल इस्तेमाल करते हैं।
हरा टिक कर लो, लोकसभा के सदस्य। सदस्यों को मंत्रियों से कैसे अलग कर दिया? सदस्यों का रंग किसका है? हरा, और इसका राज्यसभा वालों का लाल। मंत्री तो सदस्य से ऊपर के हो गए ना, इनका रंग क्या है? नीला। तो जहां नीला दिखे ये 4 शेर का बैक पीछे वाली वो, तो इसका मतलब ये है मंत्री। और हरी दिखे तो ये है एमपी लोकसभा, और लाल दिखे तो ये कारपेट के रंग भी हैं। लाल कारपेट कहाँ बिछा रखा है? और हरा कारपेट, और नीली और लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं होती, तो उससे याद कर लेना। इसके बाद नोट पढ़ लो, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी गाड़ी पे लगा के 4 शेर चल पड़ेगा, ये नियंत्रित है, इसके ऊपर नियंत्रण केस बन जाता है ऐसा करने से। अगले पेज पर आ जाओ, राष्ट्रीय ध्वज, ये सबको पता है। कितने रंग है इसमें? जब ये पूछे तो 4 है, तुमसे 3 क्यों पूछेंगे? ये चौथा कौन सा पूछते हैं? कैसा नीला है वो है आसमानी या गहरा? उसके लिए वर्ड हमेशा आता है नेवी ब्लू, ये कलर है। 24 तीली सबको पता है, 3 और वो 2 का जो प्रोपोर्शन है। फटाफट से पढ़ लो। नेशनल फ्लैग 3 पट्टियों वाला तिरंगा, लेकिन रंग 4 है। गहरा केसरिया ऊपर, सफेद और गहरा हरा नीचे, सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का, इसको नेवी ब्लू। 24 स्पोक्स या तीलियां हैं। सारनाथ में, भी सारनाथ कहाँ पढ़ रहे थे? यूपी। अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। लंबाई चौड़ाई 3:2 है। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, अब आने वाला है अगले महीने, झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग शौर्य का, त्याग का, जागृति का, सफेद सत्य और पवित्रता का, हरा रंग जीवन की समृद्धि का, और चक्र 24 घंटे प्रगति का। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता, डबल टिक कर लो। कौन है ये हंसा मेहता? लेडीज नहीं होती, पहले तो एक तो लेडी होती है, और 15 औरतें थी ना। कितनी औरतें थी? 15। उनमें से कितनी आई थी पहली बैठक में? 9। उनमें से सबसे फेमस का नाम जो तुम जानते हो वो सरोजिनी नायडू है, जो तुम जानते हो। इसके अलावा हंसाबाई देशमुख थी, ये अपनी उषा, क्या नाम था इसका? ये हंसा मेहता ना, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता। एक वो मुस्लिम नाम बताया था मैंने, हाँ, जो देखो उस जमाने की इकलौती मुस्लिम महिला थी जो अध्यक्ष, जो हेड बनी थी औरतों की कमेटी की। ये टिक कर लो। तो एक औरत ने पेश किया था, ये क्या नाम था इनका? हंसा मेहता, डबल टिक कर लो, हंसा मेहता। एक औरत ने 1942 में गांधी जी वाला तिरंगा भी फहराया था, उनका नाम था अरुणा आसफ अली। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, हंसा मेहता और अरुणा आसफ अली। आगे पढ़ो। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं को ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। किसने केस किया था? ये जिंदल ने। 2002 में केस बना था, उसके बाद फिर ये 2004 में जाके हम सबको अधिकार मिल गया था। ये संहिता 2002 की है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश थे BN खरे, घोषणा की कि संविधान का आर्टिकल 19 याद है? 19A में था झंडा, प्रेस और क्या था वहां? अभिव्यक्ति के रूप में था सारा कुछ। ये टिक कर लो। 19A के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। अगर कहें ध्वज संहिता का साल बताओ तो, और कहें तुम्हें कब मिला ये अधिकार? 2004। 2 साल सारे प्रोसेस में लगे थे। नेक्स्ट पढ़ना। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। कब होता है राष्ट्रीय शोक? जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मर जाएं तो उसे राष्ट्रीय शोक कहते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कौन सा वरीयता अनुक्रम है ये? 1, 2 और 3, ये मर जाएं तो। निधन होने पर संपूर्ण देश में ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। कितने दिन झुकाए रखते हैं? 12 दिन। पूर्व राष्ट्रपति कौन से नंबर पर था ये? 5वां, राज्यपाल के बाद था ना ये। और पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिन के लिए, तो जो मर गए उनका थोड़ा सा सम्मान कमी करते हैं। कितने दिन झुकाए रखते हैं? 7। जो अभी जिंदा बैठे थे और मर गए उनके लिए, जो पोस्ट पर थे उनके लिए 12 दिन। प्रसिद्ध झंडा गीत किसने लिखा हमारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता है ना, ये वहां गुप्ता पार्षद बन जाएगा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद लिख लो अपने आप यहाँ। वो अपने नाम के पीछे ऐसे लिखते थे पार्षद, और फिर उसको वो ऐसे ब्रैकेट में लेते थे, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इन्होंने लिखा झंडा ऊंचा रहे हमारा।
इसके शुरुआती बोलते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, फिर था झंडा ऊंचा रहे। तो विजयी विश्व लिख लेना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये आपका झंडा गीत है। और मोदी जी को पिछले साल शौक चढ़ा था कि उन्होंने क्या करवाया था, हर घर झंडा, जिसमें सरकारी स्कूलों में झंडे बांटे गए थे। 5-5 लाख का दिल्ली में एक एक झंडा फहराया था, एक झंडा 5 लाख का। उनमें से कुछ तो टूट फूट गए, कुछ अभी हो सकता है चल रहे हो। नेक्स्ट देखो, नोट पढ़ लो, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? 14 अगस्त 47 की मध्य रात्रि, जब हम आजाद हुए। राष्ट्रगान पढ़ लो फटाफट से, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से किस भाषा में? ये बांग्ला। कुछ शब्द किसके हैं? संस्कृत के। ठीक उल्टा करना है, अगर वो पूछे राष्ट्रगीत किसमें है? संस्कृत में। कुछ शब्द हैं बंगाल के, बांग्ला भाषा के। टिक करते चलो, मूल रूप से बांग्ला, यहाँ लिख लो कुछ वर्ड संस्कृत में रचित जन गण मन हिंदी संस्करण को, क्योंकि बांग्ला में था तो हिंदी में संस्करण, संविधान सभा ने 24 जनवरी 50 को राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड, संक्षिप्त अवधि में 20 सेकंड। पहली और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। कितनी पंक्तियां हैं कुल? लाइन कितनी है इसमें? 13। वैसे 5 पैराग्राफ थे, लेकिन फिर सारे नहीं अपना है, ये टिक कर लो। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन था? पी बिशन नारायण, BN दत्त, पंडित लिख देते हैं कहीं कहीं, BN दत्त मतलब बिशन नारायण दत्त, BN दत्त। इसने इनके इसमें गाया गया था, ये हेड थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 में अपनी मैगजीन में छपवाया। कौन सी मैगजीन? तत्वबोधिनी। इनके पिताजी की सभा थी ये, तो अपने पिताजी की सभा में तो छपी जाएगा आराम से, तत्वबोधिनी पत्रिका। और हेडिंग दी भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। और 1919 में खुद इन्होंने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने किया अनुवाद? इन्होंने लिख दिया था। गाया कब गया? पहली बार 11 में। छपा कब किताब में? 12। इनके पिताजी की सभा का नाम क्या था? तत्वबोधिनी। उसी की मैगजीन का नाम था तत्वबोधिनी, उसमें छपा दिया 19 में। ये फेमस हो गए। इनको कौन सा प्राइज मिल गया था? 13 में, नोबेल। फिर इनकी यूनिवर्सिटी चल पड़ी, कौन से वाली? विश्व भारती। फिर वहां इन्होंने इंग्लिश में लिखवा दिया, वहां स्टूडेंट्स रोज गाने लग गए, तो फेमस हो गया ये। क्या था इसका नाम? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, अंग्रेजी अनुवाद। वर्तमान जो इसकी धुन है ना, इसको टिक कर लो, ये बनाई थी कैप्टन राम सिंह ठाकुर, IN ने। IN ने मतलब हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी। किसकी है ये? सुभाष चंद्र बोस। ये टिक कर लो, डबल टिक। INA के सिपाही थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। जो अब ये बजता है ना म्यूजिक के उसमें, ये राम सिंह ठाकुर का दिया हुआ है, जो बाद में किसके मेंबर बने हैं? INA के। INA बाद में बना है, ये गाना पहले गाया जा चुका। नेक्स्ट पढ़ लो, राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास, क्या नाम था? आनंद मठ। उनके द्वारा रचित वंदे मातरम को 26 जनवरी 50, 26 ठीक है या 24 आना चाहिए? 24 आना चाहिए, ठीक कर लो इसको। 24 जनवरी को 3 चीजें थी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। 26 को बस ये शेर अपनाए थे। नीले रंग वाला शेर कहाँ? नीला मंत्री, लाल राज्यसभा, हरे वाला शेर लोकसभा। फटाफट से टिक कर लो। आनंद मठ 24 कर लेना इसको। सबसे पहले 1896 लिखा कब था इन्होंने? ये 1874 में, लेकिन छपा था 1882 में एक उपन्यास में। यहाँ लिख लो 1874, एक रफ कागज पे लिख दिया था 1874। फिर किताब में छपा 1882 में आनंद मठ में, वो फेमस हुआ, लोगों ने पढ़ा। फिर गाया गया 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसका हेड कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी। ये 2 इंपॉर्टेंट है। पहले कौन था वो? बिशन नारायण दत्त। उसके टाइम में क्या गाया गया था? वंदे मातरम, वो बाद में गाया गया, पहले ये गाया गया। ये कौन था? सयानी, इसका नाम था सयानी। ये पहले गाया 1896। वो कब गाया गया? 1911 में इसमें गाया गया। इस गीत को गाने में सब जानते हैं 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारी ड्यूटीज में राष्ट्र गीत का इज्जत करना लिखा गया है? नहीं। राष्ट्र ध्वज लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, संविधान लिखा है, राष्ट्र गीत लिखा नहीं है। मैंने बार बार बताया था, गीत नहीं लिखा। बस लास्ट में आ जाओ, राष्ट्रीय कैलेंडर। बस ये 3-4 हैं। संसद पढ़ लो। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ होता है जनगण मन से और समापन किससे होता है? वंदे मातरम। हम स्कूलों में क्या करते थे? शुरुआत वंदे मातरम से और एंड करते थे जनगण मन से। कैलेंडर कौन सा है आपका?
ग्रेगेरियन तो हम इस्तेमाल करते हैं, सरकार ने कौन सा, शक संवत वाला, जो किसने चलाया, कनिष्क ने। फटाफट से टिक कर लो। ग्रेगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत, यहाँ कनिष्क लिख लो। कनिष्क कब राजा बना था, 78 AD में, जब उसने बैठक नहीं करवाई थी वो बौद्ध धर्म वाली। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 57 को अपनाया गया। पहला महीना चैत्र है, 22 मार्च से शुरू होता है, लीप ईयर में 21 मार्च। पहला महीना कौन सा हमारा, चैत्र। किसके टाइम का है ये, कनिष्क। क्या चलाया था, शक संवत। तो पहला महीना हिंदी वाला कैलेंडर है, अंग्रेजी वाला है ग्रेगेरियन, ये आया है यूरोप से। राष्ट्रीय पुष्प सब जानते हैं, टिक कर लो। इंग्लिश में इसका नाम, साइंटिफिक नेम टिक कर लेना, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। पक्षी टिक कर लो, मयूर, पावो क्रिस्टेशियस, पावो क्रिस्टेशियस मयूर का नाम। पशु टिक कर लो, बाघ, जिसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस से लगता है टाइगर, तो वो समझ में आ जाता है, बाघ। राष्ट्रीय फल आम है, मेनिंगफेरा इंडिका, ये फल है। राष्ट्रीय वृक्ष आप सब जानते हो, बरगद, जिसका अंग्रेजी में नाम है फाइकस बेंथालेंसिस। और राष्ट्रीय नदी अभी बनाई थी जब ये गंदगी और ये सब बढ़ रहे थे, 2008 में, गंगा को राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव अगले साल गंगा में डॉल्फिन, गंगा नदी, जो क्या पढ़ते हैं हम, अंधी है, डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये तो बीजेपी से पहले घोषित कर दी थी, कौन से सन में, 2008। जलीय जीव कब बना, 9 में, गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन। विरासत पशु कौन है, हाथी, एलिफास इंडिका। विरासत पशु की पहली बार गिनती कब की गई थी, पहली बार हाथी कब गिने थे, 1992 में। और ये बाघ कब गिने थे, 1973 में। 71 के बाद से काम कर रहे थे, 2 में इंदिरा गांधी के नोटिस में आया, फिर 3 में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था। चलो।